Traoré strikes hard. Military secrets revealed in public. Story with Tanjarol. यह कहा गया कि बुर्किना फासो के राष्ट्रपति कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे ने सरकारी कर्मचारियों का वेतन 50% बढ़ा दिया और सांसदों, मंत्रियों और अन्य राजनेताओं का वेतन 30% घटा दिया। अफ्रीका की समस्या कभी विचारों की कमी नहीं थी, बल्कि उन लोगों की अधिकता थी जिन्हें विचारों के काम करने से रोकने के लिए भुगतान किया जाता था। दशकों तक महाद्वीप को यह बताया गया कि तरक्की का मतलब है इंतजार करना, अनुमति का, ऋण का, मंजूरी का, उन निवेशकों का जो कभी आते ही नहीं। लेकिन अब एक छोटा सा देश इंतजार करना बंद कर चुका है। बुर्किना फासो, जिसे कभी दुनिया ने गरीब कहकर हंसाया था, अब दुनिया को यह समझाने पर मजबूर कर रहा है कि वह बिना उनके कैसे काम कर रहा है। क्योंकि कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे ने सिर्फ नीतियां नहीं बदलीं, उन्होंने प्राथमिकताएं बदल दीं। उन्होंने अपने अधिकारियों का वेतन घटाया, प्रचार पाने के लिए नहीं बल्कि एक संदेश देने के लिए। नेतृत्व की शुरुआत हमेशा त्याग से होती है। अब सवाल सरल लेकिन भयावह है, उन लोगों के लिए जिन्होंने अफ्रीका की कमजोरी पर अपनी ताकत बनाई थी। क्या होता है जब एक नेता यह पूछना बंद कर देता है कि व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए और यह पूछना शुरू करता है कि इसे तोड़ा किसने था? यह सब बिना किसी चेतावनी के शुरू हुआ। न कोई परेड, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस एक सरकारी विज्ञप्ति, सूखी और सीधी, जिसमें प्रशासन के हर स्तर पर वेतन कटौती की घोषणा थी। कागज पर यह एक छोटी सी बात लगती थी, लेकिन परिणाम भूचाल जैसे थे, क्योंकि इसी फैसले ने वह सच उजागर कर दिया जिसे अफ्रीका ने चुपचाप स्वीकार कर लिया था, कि सरकारी सेवा अब जनता की सेवा नहीं, बल्कि आम जीवन की मुश्किलों से भागने का एक रास्ता बन चुकी थी। अधिकांश देशों में वेतन घटाना राजनीतिक आत्महत्या माना जाता है। यह आराम को खतरे में डालता है, असंतोष पैदा करता है और सत्ताधारी वर्ग को हिला देता है। लेकिन ट्राओरे ने यह बिना हिचकिचाहट और बिना किसी अपवाद के किया। मंत्री, जनरल, अफसर, यहां तक कि राष्ट्रपति के निजी सहायक, सभी पर समान नियम लागू हुए। उन्होंने इसे बलिदान नहीं बताया, बल्कि सुधार कहा। हम जनता के लिए काम करते हैं, उन्होंने कहा, इसलिए हमें सबसे पहले वैसे ही जीना चाहिए जैसे वे जीते हैं। यह पंक्ति जितनी सरल थी उतनी ही क्रांतिकारी थी, क्योंकि इसके पीछे अफ्रीका की पूरी राजनीतिक अभिजात्य वर्ग की सीधी निंदा छिपी थी। वह वातानुकूलित वर्ग जो दावा करता है कि वह महाद्वीप की सेवा करता है, जबकि खुद को उससे पूरी तरह अलग रखता है। एक ही फैसले में ट्राओरे ने केवल वेतन नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच की मानसिक दूरी भी घटा दी। उन्होंने विशेषाधिकार को एक संस्था के रूप में तोड़ दिया। पश्चिमी देशों ने इसे लोक लुभावन राजनीति कहा, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह असली शासन की तर्क शक्ति थी। दशकों तक बाहरी अर्थशास्त्रियों ने अफ्रीकी नेताओं से कहा कि सार्वजनिक खर्च कम करें, लेकिन उनका मतलब होता था अस्पताल, स्कूल, खाद्य योजनाएं, कभी अपने परामर्श शुल्क नहीं। ट्राओरे ने उस सोच को पलट दिया। उन्होंने कटौती वहीं से शुरू की जहां वास्तविक फिजूल खर्ची थी, सबसे ऊपर से। यही कदम खतरनाक था, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि उस मानसिकता को चुनौती मिली जो असमानता पर चलती थी। इसके बाद आया सन्नाटा, भ्रम का नहीं, बल्कि गणना का। राजनयिकों से लेकर स्थानीय व्यापारियों तक सब देखने लगे कि आगे क्या होगा। क्या यह एक बार का दिखावा था या किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत? ट्राओरे ने बिना कुछ कहे जवाब दे दिया। एक के बाद एक आदेश जारी हुए। शिक्षा, कृषि, उद्योग, कल्याण, तेजी से चलती घोषणाओं की श्रृंखला, जिसने साबित किया कि यह सब आकस्मिक नहीं था, बल्कि एक सुविचारित योजना थी। ट्राओरे की सोच को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि वह एक इंजीनियर की तरह काम करते हैं, राजनेता की तरह नहीं। हर सुधार पिछले पर टिका होता है, हर कदम अगली कमजोर कड़ी को मजबूत करता है। वेतन कटौती पैसे बचाने के लिए नहीं थी, बल्कि भरोसा बनाने के लिए थी, क्योंकि जब तक सरकार खुद सादगी नहीं दिखाती, जनता से त्याग की उम्मीद नहीं की जा सकती। और यह काम कर गया। सरकारी कर्मचारी, जो पहले सुधार को केवल भाषण समझते थे, अब जान गए कि यह सरकार नारे नहीं, सिद्धांतों पर चलती है। वेतन कटौती केवल आर्थिक नीति नहीं थी, यह सांस्कृतिक शल्य चिकित्सा थी। इसने अधिकार भावना को काट डाला और अधिकारियों को उसी महंगाई, उसी भोजन की कमी, उसी वास्तविकता से सामना कराया जिसका वे वर्षों से केवल शासन करते थे। लेकिन इससे एक गहरी चीज पैदा हुई, नैतिक पूंजी। जब नेता सादगी से जीते हैं, नागरिक अधिक विश्वास से योगदान देते हैं। जब सरकार संयम दिखाती है, जनता भरोसा दिखाती है। और यह भरोसा एक बार खो जाने पर सबसे कठिन पूंजी होती है, जिसे दोबारा कमाया नहीं जा सकता। यही वह मोड़ था
जहां से ट्राओरे ने अपनी नैतिक पूंजी को लगाना शुरू किया। विलासिता पर नहीं, बल्कि परिवर्तन पर। उन्होंने इसे युवाओं पर खर्च किया, शिक्षा को पुनर्गठित करने और लोक सेवा की परिभाषा बदलने में। अब सवाल यह है, अगर अभिजात वर्ग त्याग कर सकता है, तो क्या युवा उठ सकते हैं? जब ट्राओरे ने अपनी दृष्टि मंत्रिमंडल की मेज से हटाकर कक्षा की ओर मोड़ी, तो यह भावुकता नहीं, रणनीति थी। उन्होंने जाना कि कोई भी सुधार तब तक टिक नहीं सकता जब तक अगली पीढ़ी उसे बचा न सके। ईंटें एक राज्य बना सकती हैं, पर दिमाग उसे टिकाए रखते हैं। इसलिए जब उन्होंने घोषणा की कि बुर्किना फासो में विश्वविद्यालय की पढ़ाई निःशुल्क होगी और छात्रों को मासिक वजीफा मिलेगा, तो यह दया नहीं, निरंतरता में निवेश था। अधिकांश देशों में शिक्षा को खर्च समझा जाता है। ट्राओरे के मॉडल में यह शासन का केंद्रीय औजार बन गया, क्योंकि जब आप आर्थिक बाधाएं हटा देते हैं, तो आप केवल स्कूल नहीं खोलते, सामाजिक गतिशीलता के द्वार खोलते हैं। आप किसान के बेटे से कहते हैं कि बुद्धिमत्ता वंश से बड़ी है। आप बाजार में काम करने वाली लड़की से कहते हैं कि देश को उसके श्रम जितना ही उसके दिमाग की भी जरूरत है। यह मानसिक बदलाव किसी भी विदेशी सहायता पैकेज से अधिक मूल्यवान है। पुराना बुर्किना फासो ऐसे स्नातक बनाता था जो भागने का सपना देखते थे। नया बुर्किना फासो ऐसे युवा बना रहा है जो निर्माण का सपना देखते हैं। यही फर्क है पढ़ाई और शिक्षा में। पढ़ाई केवल नोटबुक भरती है, शिक्षा उद्देश्य भरती है, और ट्राओरे उस उद्देश्य के पीछे हैं। वह ऐसी पीढ़ी चाहते हैं जो केवल उत्तर याद न करे, बल्कि उन प्रणालियों पर सवाल करे जो गलत उत्तर पैदा करती हैं। हर छात्रवृत्ति, हर वजीफा एक संदेश है, पैसे के रूप में छिपा हुआ। यहां रहो, यहां सोचो, यहां निर्माण करो, क्योंकि अफ्रीका का सबसे महंगा निर्यात सोना नहीं है, प्रतिभा है। हर बार जब कोई इंजीनियर फ्रांस चला जाता है, हर बार जब कोई चिकित्सा छात्र पढ़ाई के बाद वहीं बस जाता है, अफ्रीका केवल कौशल नहीं, अपनी संप्रभुता भी खो देता है। ट्राओरे उस रिसाव को स्रोत पर ही रोकना चाहते हैं। वह युवाओं को भुगतान कर रहे हैं ताकि वे भागे नहीं। यही वजह है कि इस निर्णय ने वित्तीय संस्थाओं को चौंका दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे वित्तीय रूप से असावधान कहा। पश्चिमी पर्यवेक्षकों ने इसे अस्थिर कहा। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि क्या बुर्किना फासो मुफ्त शिक्षा का खर्च उठा सकता है। सवाल यह है कि क्या वह एक और निर्भर पीढ़ी का बोझ उठा सकता है। जवाब खुद ब खुद सामने है। शिक्षा खर्च नहीं होती जब वह राष्ट्रीय क्षमता को बढ़ाती है, वह उत्प्रेरक बन जाती है। इस नीति की क्रांतिकारिता उसकी उदारता में नहीं, बल्कि उसकी दिशा में है। ज्यादातर सुधार ऊपर से नीचे आते हैं, यह नीचे से ऊपर बढ़ता है। यह छात्रों से शुरू होकर नई प्रशासनिक पीढ़ी का निर्माण करता है। जो राष्ट्र अपने सबसे गरीब नागरिकों को सही शिक्षा देता है, वह अंततः अपने ही अभिजात वर्ग को अप्रासंगिक बना देता है। यही ट्राओरे के दृष्टिकोण की सबसे शांत लेकिन गहरी क्रांति है। वह ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जो आगे चलकर शायद उन्हें भी जरूरत न रखे। लेकिन एक और परत है, ज्ञान वार्ता को बदल देता है। जब आप अपने युवाओं को सिखाते हैं कि अनुबंध कैसे पढ़ा जाता है, वे बुरे समझौते करना बंद कर देते हैं। जब वे अपनी खनिज संपदा का रसायन समझ जाते हैं, तो वे सस्ते निर्यात मूल्य स्वीकार नहीं करते। और जब वे शासन समझ जाते हैं, तो वे ऐसी सरकारें बर्दाश्त नहीं करते जो उन्हें केवल दर्शक बनाकर रखती हैं। शिक्षा केवल रोजगार नहीं बनाती, वह जवाबदेही बनाती है। फिर भी ट्राओरे जानते हैं कि विचार अकेले पेट नहीं भरते। बिना भोजन का ज्ञान हवा में जलती मोमबत्ती है। इसलिए उन्होंने दिमाग को सशक्त करने के बाद पेट को भी मुक्त करना शुरू किया। उन्होंने कक्षा से खेत तक, सिद्धांतों से मिट्टी तक सफर किया। उनकी रणनीति का अगला चरण किताबों का नहीं, बल्कि खेतों, मेहनत और आत्मनिर्भरता का था। क्योंकि चाहे कोई कितना भी शिक्षित क्यों न हो, अगर वह खाने के लिए आयात पर निर्भर है, तो उसकी आज़ादी उधार की है। जब 5000 से अधिक कृषि मशीनें, ट्रैक्टर, बीज बोने वाली मशीनें, हार्वेस्टर और सिंचाई उपकरण बुर्किना फासो में उतरे, तो वे केवल लोहे के टुकड़े नहीं थे, बल्कि घोषणाएं थीं। घोषणाएं कि बुर्किना फासो अब उसी वैश्विक खाद्य प्रणाली पर निर्भर नहीं रहेगा जिसने अफ्रीका को सदियों तक भूखा और महंगा रखा। दशकों से पश्चिमी विशेषज्ञों ने अफ्रीका की कृषि को निर्यात पर आधारित बनाया। यूरोप के लिए कोको, फ्रांस के लिए कपास, पश्चिम के लिए कॉफी। अफ्रीका ने दुनिया को खिलाया लेकिन खुद भूखा रहा। ट्राओरे की नीति ने इस असंतुलन पर सीधा वार किया। उन्होंने साफ कहा, बुर्किना फासो अब सबसे पहले खुद के लिए उत्पादन करेगा। राज्य मशीनें देगा, युवा श्रम देंगे, और मिलकर वे वह चीज वापस लेंगे जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कभी माप नहीं सकता, नियंत्रण। यही उनकी रणनीति की असली प्रतिभा है। वह स्वतंत्रता की घोषणा नहीं करते, उसे बनाते हैं। हर मशीन एक प्रतिरोध का प्रतीक है।
हर बीज एक इनकार है उस मिथक से कि अफ्रीका को विकास के लिए किसी की इजाजत चाहिए। ट्राओरे का दर्शन अत्यंत व्यावहारिक है। सच्ची संप्रभुता वहीं शुरू होती है जब कोई राष्ट्र बिना पूछे अपनी थाली भर सके।